हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इंजीनियर दीपक शर्मा, जीएस प्लेनेट क्लासेज जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है भाई, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं एक बार शेयरिंग कर देंगे फटाफट से। आज अपन और भी लाजवाब जो है चीजें देखने वाले हैं, लाजवाब टॉपिक्स अपन देखेंगे आज। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग है। एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर करें, ठीक है, जल्दी से शेयर करें भाई फटाफट से, है ना। और सभी लाइव जुड़े एक बार। बिल्कुल, मानसी, सोनम कुमारी, सचिन कुमार, वंदना, सभी को गुड मॉर्निंग है भाई। एक बार शेयरिंग कर दे फटाफट से, ठीक है, और जुड़ जाइए। आज अपन जो है मोशन एट इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे। जैसा कि टॉपिक तो आप देख ही चुके होंगे कि क्या चल रहा है अपना चैप्टर, तो अपना एनएलएम चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, चाहे वो बच्चा किसी भी स्टेट की नर्सिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे एम्स का चाहे नीट का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इसमें कल अपन ने जो है पुली स्ट्रिंग सिस्टम पढ़ा था, आज इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन पर पुली सिस्टम भी अपन आज ही पढ़ने वाले हैं। तो बहुत लाजवाब सेशन होने वाला है और यहां से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी को, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग है। भगवाधारी राहुल, आज मैंने तो प्रभु के दर्शन कर लिए। अरे नहीं बेटा राहुल, ये तेरा प्यार है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, इंसान ही हूं, है ना, आप जैसा ही हूं। चलिए साहब, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं किसकी, मोशन एट इंक्लाइंड प्लेन। नत्तल पर वस्तु की गति। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, नत्तल क्या होता है। बिल्कुल सभी को राधे राधे है। सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट से शेयरिंग कर दो भाई। ये नंबर आपको भी पता है, मेरे चेहरे पे थोड़े से अच्छे नहीं लगेंगे। एक बार सभी लोग स्टेटस लगाओ भैया, व्हाट्सएप वगैरह शेयरिंग करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो। माहौल जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे मजा भी आएगा, आपको भी आएगा और हमें भी आएगा, ठीक है। बिल्कुल, चलिए देखिए। तो सबसे पहली बात आती है नत्तल क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, छोटी सी बात से लेकर के लास्ट में, आज देखना क्लास के लास्ट तक आज आपको किस लेवल के क्वेश्चन करा के जाऊंगा, तो सभी लोग ध्यान से बने रहिएगा। तो सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, नत्तल, जिसका दूसरा नाम हिंदी में आनत तल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, आनत तल, आनत तल भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे बचपन में आप खूब फिसल पट्टी पर फिसले हो ना बेटा, ठीक है। मैंने कह दिया ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर हो, है ना। प्लेन क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर होना चाहिए, है ना। ऐसा तल जो क्षैतिज से किसी कोण पर होता है इसको हम कहते हैं नत्तल, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। प्लेन एट एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ गई, क्लियर है। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग है, देखते रहो। तो नत्तल समझ में आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा तल जो क्षैतिज से किसी कोण पर हो, ठीक है, प्लेन एट एन एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं। अब मान लीजिए इस नत्तल पर, आज बहुत लाजवाब कंसेप्ट समझाऊंगा इसलिए ध्यान से सुनते जाना बेटा ना। इस नत्तल पर कोई एम मास की बॉडी है। आप जैसे फिसल पट्टी ऐसी तो होती है, इधर से तुम सीढ़ियों से चढ़ते हो और इधर से स्लिप होके नीचे आते हो। तो जिस प्लेन पर आप स्लिप होते हो, स्किड करते हो, वो कौन सा प्लेन होता है बेटा, इंक्लाइन प्लेन होता है। उस इंक्लाइन प्लेन पर ये कोई एम मास की बॉडी रखी हुई है। इस एम मास की बॉडी की गति हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये जो सरफेस मैंने मानी है इंक्लाइन प्लेन की, दैट इज स्मूथ सरफेस। कैसी है ये,
स्मूथ सरफेस है यानी कि चिकनी सतह है ना। चलिए साहब, तो जैसे ही आप इस एम मास की बॉडी को इस पर रखोगे तो ये नीचे की तरफ क्या करेगी महारथियों, स्लिप करेगी। क्या करेगी? स्लिप करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है। ठीक है, देखते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। क्लियर है? तो ये नीचे की तरफ स्लिप होगी। तो मैंने कह दिया ये विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रही है, यानी कि नीचे की ओर ए त्वरण से ये फिसल रही है। सबसे पहले तो मुझे इसका ये त्वरण निकालना है। बेटा मैं जितने भी ये पैटर्न पढ़ा रहा हूं ये कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बस पढ़ा मैं क्वेश्चन की जगह कैसे रहा हूं आप लोगों को, कैसे पैटर्न के रूप में। ठीक है, तो यहां पर इस चीजों को ध्यान से समझना, और ये जो कंसेप्ट अपन लगा रहे हैं ना, इन कंसेप्टों को भी आप ध्यान से देख लेना एक बार, क्योंकि ये एनएलएम में हर जगह पर लगेंगे कंसेप्ट आपके, इसलिए ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप क्या करोगे? आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। फिजिक्स में हमेशा स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। कैसे? आप सबसे पहली चीज क्या जानते हो? आप ये जानते हो कि साहब हमें और तो कुछ नहीं पता, लेकिन इसका जो वेट फोर्स होगा ना महारथियों, वो ऐसे लगेगा नीचे की ओर, है ना। इसका वेट फोर्स जो लगेगा बेटा जी, वो mg नीचे की ओर लगेगा। ये आप सभी लोग जानते हो, इसका भार बल नीचे mg लगेगा। दूसरी बात मैंने कल भी बताई थी आपको कि वेट फोर्स तो लग गया। अब इसके बाद दूसरा क्या लगेगा? दूसरा ये लगेगा कि भैया ये जो बॉडी है ये प्लेन पर है, एक तल पर है, तो इस तल के लंबवत परपेंडिकुलर टू दी प्लेन क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, अविलंब प्रतिक्रिया लगेगी। अविलंब प्रतिक्रिया के लिए किसी भी बुक में कभी भी कोई बात नहीं लिखी होती है। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में सार दो बातों का ध्यान रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है, अविलंब प्रतिक्रिया जो है, वो प्लेन से लगती है, तल से लगती है, और तल के लंबवत लगती है। कैसे लगती है बेटा? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन लगती है। अगर बॉडी प्लेन पर है तो लगेगी, और कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन लगेगी। इस बात का आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहां पर बॉडी जब प्लेन पर है तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन यानी कि कैसे? कैसे बेटा जी? इस तरीके से आपकी क्या लग जाएगी? इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी, जिसको मैं आर से दिखा रहा हूं। चाहो तो आप इसको एन से भी दिखा सकते हो, एन से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो बल आप जानते हो, आपने दोनों लगा दिए। अब क्या करें साहब? अब आपको क्या करना है? इसको पीछे की तरफ आप बढ़ाओगे, है ना। यहां इसको और आगे सॉल्व करने से पहले मैं एक बात और समझा देता हूं आपको। बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है, देखते रहो देखते रहो। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझा देता हूं। कई टीचर जो है ये बोलते हैं, और कई स्टूडेंटों को भी जो है ये गलत मिसकंसेप्शन होता है कि भैया वेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये वो सार मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने कई सालों में अर्जित किया है, और इस सार को सुनने के बाद आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ध्यान से सुनते जाना और इन बातों को लिखते भी रहना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर बिल्कुल राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, ध्यान से सुनते रहिए। कमेंट्स पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बस शेयरिंग आप करते रहें, ताकि मेरे को ये नंबर दिखते रहेंगे तो मेरी एनर्जी बनी रहेगी और बहुत अच्छे से बनी रहेगी। बाकी की मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाया है मैंने, सबसे टफ चैप्टर उठाया है सबसे पहले। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए बेटा दो बात आपको मैंने बता दी, क्या ध्यान रखनी है, लिख लेना, कॉपी पे लिखते रहना। दूसरी चीज आपको मैंने ये बोला कि वेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन को कई टीचर और कई स्टूडेंट मिसकंसेप्शन समझ करके ये कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, जबकि ये नहीं होते, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है। अब आप कहोगे सर एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं? तो बेटा आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता होगा, है ना, कि एवरी एक्शन शुड हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की परिमाण में समान और दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अभी सारे क्वेश्चनों के जवाब दूंगा, पहले मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी लिंक टूट जाएगी नहीं तो इधर से ना। हाँ जी, तो
प्रत्येक क्रिया की परिमाण में समान और दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसा कि आप स्विमिंग वाला एग्जांपल लेते हो कि आप पानी में उतरे, आपने पानी को पीछे से पीछे की ओर धकेला, तो पानी आपको आगे की तरफ जो है धकेलती है, मतलब जितना फोर्स आपने पानी पर पीछे की इन बैकवर्ड डायरेक्शन लगाया है उतना ही फोर्स पानी आप पर आगे की ओर लगाता है और आप आगे की ओर गति करना चालू कर देते हो। यही होता है स्विमिंग में। तो वहां पर वो क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स से रिलेट होता है स्विमिंग। रॉकेट की जो मोशन होती है, मोशन ऑफ रॉकेट, है ना, रॉकेट की जो गति है वो भी एक्शन रिएक्शन रूल पर ही है, थर्ड लॉ पर ही है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर। कैसे कि रॉकेट में क्या होती है बेटा, गैसेज भरी होती है, ईंधन भरा होता है, फ्यूल भरा हुआ होता है, गैसेज क्या, फ्यूल भरा हुआ होता है, वो फ्यूल बर्न होता है। तो उसकी जो नोजल होती है रॉकेट की, नोजल क्या होती है, रॉकेट का जो पिछला भाग होता है, वहां से वो जो अवशिष्ट गैस है, जो रेजिड्यू गैसेज है, वो बाहर आती है। तो जितने बल से वो अवशिष्ट गैसें बाहर आती है, रेजिड्यू गैसेज बाहर आती है, उतना ही बल वो गैस किस पर लगाती है, रॉकेट पर लगाती है। किसके रूप में, रिएक्शन के रूप में, प्रतिक्रिया स्वरूप लगाती है, और उससे जो है फिर आगे बढ़ता है रॉकेट। ये कौन है, पिंटू कुल्हारी, बेटा पढ़ना है। हाँ जी, बस पढ़ने पे ध्यान दो भैया ना, इधर सुनो। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। अब कई लोग कहते हैं कि साहब, क्योंकि क्या होता है उनके मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जैसे अगर समतल की बात करते हैं, है ना, समतल की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं, तो एम मास की बॉडी यदि ऐसे है तो इसका वेट फोर्स नीचे लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन आपकी ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर लग जाती है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन लगाते हैं, तो फिर वहां पर ऑटोमेटिक आर बराबर एम जी हो जाता है। तो टीचर इस बात को गलत तरीके से पढ़ाता है, फिर वो कहता है देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, परिमाण तो बराबर हो गया नॉर्मल रिएक्शन और वेट फोर्स का, और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो वो कह देता है हाँ बच्चा कि जो है नॉर्मल रिएक्शन और वेट फोर्स दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बल है। गलत है बेटा, गलत बात है ये टीचर भी कई मिसकंसेप्शन बनाते हैं। एक बात बताओ, अगर ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया होते, ये क्रिया प्रतिक्रिया होते, तो यहां पर भी इस इंक्लाइंड प्लेन पर आर और एम जी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए थे ना, होने चाहिए था ना। यहां पर आर बराबर एम जी नहीं लिख सकता, मैं नहीं लिख सकता, मैं आगे बताऊंगा। आर बराबर आएगा एम जी कॉस थीटा के। किसके बराबर आएगा, एम जी कॉस थीटा के। तो यहां पर कहां है क्रिया प्रतिक्रिया, कहां पर है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है ना बेटा जी। इसलिए मैंने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट फोर्स कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं होते। किस पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, प्लेन पर हो सकते हैं, यहां माना जा सकता है लेकिन यहां नहीं होते, है ना। तो ध्यान रख लेना बेटा आर एम जी के बारे में। क्लियर है, चलिए अब बात सुनिएगा। अब यहां पर मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं बेटा, सुन रहे हो ना तुम, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे, है ना। तो देखिए बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि अब ये जो एंगल अपना थीटा है, इंक्लाइनेशन, इस थीटा को क्या बोला जाता है, नत्तल का कोण। क्या बोला जाता है, नत्तल का कोण। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्लियर है, चलिए अब मैंने बोला ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा जी, आपका थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप कहोगे गुरुजी कैसे, है ना, आप कहोगे साहब कैसे होगा। अरे सबको मिल जाएगा ये पाना चाबी, है ना। पाना चाबी को छोड़ो, इधर पढ़ने पे ध्यान दो बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इनको नहीं समझे ना, तो दो क्वेश्चन आपके नीट एम्स दोनों में गलत है, आते हैं। आप देख लेना प्रीवियस ईयर उठा करके क्वेश्चन मिलेंगे यहां से, और पूरी एनएलएम यहीं से होती है। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो और लिखना है। हाँ जी, चलिए यहां पर एक बात सुन लीजिएगा। ये जो चाबी पाना मांग रहे हैं बेटा, इनको मैं बात बता दूं।
आपको चाबी पाना जो है यानी कि मॉडरेटर बनाया जाएगा, और उसमें कौन बनेगा, तो वो कौन बनेगा, करोड़पति वाली स्थिति है। जो स्टूडेंट मुझे रेगुलर यहां पढ़ता हुआ दिखेगा, जो सिंसियर वे में मुझे यहां पढ़ता हुआ दिखेगा, उस स्टूडेंट को अपने आप में चलती क्लास पे मॉडरेटर बना दूंगा, है ना। तो उसके लिए कोई मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। लगातार आप जुड़े, देखे, और जो सिंसियर वे में अनर्गल मैसेज यानी कि जो फालतू के मैसेज करते हैं आपस में टांका भिड़ाने वाले, अगर ऐसा कोई काम नहीं करेगा तो मैं यहीं से चलती क्लास पे तुम्हें मॉडरेटर बना दूंगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हारी किस्मत है, इसलिए डेली जुड़ो, डेली पढ़ो, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। इधर देखिए, हाँ जी, तो यहां पर आप कहोगे सर ये एंगल थीटा होने पर ये एंगल थीटा कैसे हो गया, तो बेटा इसको समझा रहा हूं क्योंकि आपको दुनिया रटाती है। कोई कह देता है संगत कोण है, कोई कह देता है एकांतर कोण है। अरे नालायको, देखो ऐसा नहीं होता, ऐसे बनेगा, देखो तो सही तुम। यहां पर ये वाला देखो बेटा, ध्यान से देखना सभी लोग, ये वाला 90 होगा, ये 90 है, चलिए साहब ये 90 हो गया, ये थीटा है ही, तो ये इतना सा जो आ रहा है ना, ये एंगल, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है अपना छोटा सा, देखो 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 इधर, हाँ जी देख रहे हो, थोड़ा सा जूम कर दूं और अच्छे से तुम्हें दिख जाए, ये लो और दिखाता हूं अच्छे से। तो बेटा ये वाला जो है अपना, ये वाला तो थीटा है ही, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये mg से जो आ रहा है यहां पर ये 90 बनाएगा। अब ये जो ट्राइंगल बना है इसमें ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, 180 होता है ना तीनों का, 180, तो 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 90 प्लस थीटा। ये 90 और ये थीटा, 90 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। अब और देखिए बेटा, और क्या देखना है कि ये वाला जो एंगल है अपना पूरा, ये वाला देखना जरा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब उस 90 में से ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 90 माइनस थीटा अगर निकालोगे तो देखो 90 से 90 चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एंगल थीटा होने पर ये वाला जो एंगल है अपना, ये थीटा बनता है। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या कैसे बना है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा कैसे बना, समझ में आ गया सबको। सर ये क्लास सीईटी के लिए भी है क्या, सर हेलो कर दो प्लीज। ओके डॉक्टर रमनदीप, हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, रहने दो, इधर देखो तुम तो पढ़ने में ध्यान दो। चलिए तो ओके ओके ओके, पढ़ने में भाई समझ में आया क्या, ये एंगल थीटा होने पर ये एंगल थीटा कैसे हुआ, रटना नहीं है अपन, आपको पता है समझा समझा करके पढ़ाएंगे सारी चीजें आराम आराम से। वाह सर, आ गया आ गया आ गया, ओके। क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार और रिपीट कर दो। देखो बेटा, देखो इधर, यहां पर ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, वेट फोर्स mg नीचे लग रहा है, ये एंगल कितना हो गया अपना, 90 हो गया। अब ये वाला जो ट्राइंगल बना रखा है मैंने, ये वाला, इसमें देखो ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 180 होता है ना ट्राइंगल का तीनों का, तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 90 प्लस थीटा को, ठीक है, तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये इतना सा एंगल जो है ये आ रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है, आ गया। अब यहां पर ये भी तो 90 होगा अपना, ये पूरा वाला जिसमें ये एंगल भी आ गया और ये एंगल भी आ गया, ये पूरा 90 होगा। अब उस 90 में से ये कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो भैया बचा कितना, 90 में से इसको घटा दो 90 माइनस थीटा को, तो कितना आ जाएगा, थीटा। इस तरीके से एंगल थीटा होने पर ये एंगल क्या बनता है अपना, थीटा बनता है। क्लियर, यस सर यस सर यस सर, ओके आगे बढ़े अब, ठीक है साहब। आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब ये डायग्राम तो अपना हो गया खराब, अब नया वाला बना लेता हूं, ठीक है, आगे के लिए नया वाला बनाते हैं। चलिए चलिए साहब, बड़ा डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। ये अपना इंक्लाइंड प्लेन हो गया। अब कितनी बात अपन कर चुके हैं यहां पर, ये एम मास की बॉडी हो गई, इसमें ये एंगल आपका थीटा हो गया। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ये आर या एन जो भी लगाना चाहते हो लगा लो, है ना। चलिए साहब, ये पीछे की तरफ बढ़ा दी मैंने, यहां से इसका वेट फोर्स mg नीचे की तरफ लग गया, ये लगा दिया साहब, ठीक है साहब लग गया।
और अब तक क्या बात की कि ये एंगल आपका कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा अगर ये एंगल थीटा है। तो इतनी चर्चा अपन अब कर चुके। अब आगे क्या होगा, अब आगे एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं कंपोनेंट करना, घटक करना। ठीक है, घटक करना भी मैं अभी के अभी सिखा रहा हूं आपको बेटा जी, है ना। और इसको ध्यान से सीखिएगा क्योंकि फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हर चैप्टर में। कई बच्चों को कंपोनेंट करना आता होगा लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं। उनको रटाया गया होगा कि बेस वाला cos थीटा बना दो, परपेंडिकुलर वाला sin थीटा बना दो, या कोई ऐसे एंगल के बगल में ये वाली sin थीटा होती है, ये cos थीटा होती है, ऐसे उनको रटवाया होगा। अपन को रटना नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो कंपोनेंट कब किए जाते हैं, पहली बात तो यही है। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर 2 मंथ की बेबी भी आपका वीडियो देख रही है। सर ये आपकी क्लास बहुत गौर से देखती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, चलिए चलिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट पर डिस्कशन। एम मास की बॉडी पर मैंने एक तो लगाया ऐसे 10 न्यूटन का बल। ये बल मैंने, ये फोर्स मैंने कैसे लगा रखा है, ये लगा रखा है पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज तल के। ये क्षैतिज तल होता है ना, कई महारथी जानते ही नहीं होंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, ये वाला क्षैतिज होता है, ये वाला कैसा होता है, वर्टिकल होता है। ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो क्षैतिज तल के समांतर लगाया मैंने 10 न्यूटन का बल। तो ये वस्तु कितने बल से जाएगी, ये बॉडी कितने फोर्स से जाएगी, तो आप कहोगे सर 10 न्यूटन से जाएगी। कितने से जाएगी, 10 न्यूटन से। ठीक है गुरुजी क्या बात बता रहे हो, 10 न्यूटन का बल लगाया तो 10 न्यूटन से जाएगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसी बल को मैं बेटा कैसे लगा दूं, कैसे लगा दूं, ऐसे लगा दूं। हॉरिजॉन्टल से मैंने कितने डिग्री के एंगल पे लगा दिया, 30 डिग्री के कोण पर लगा दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके कि एम मास की बॉडी पर 30 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। बताओ वस्तु कितने बल से आगे जाएगी, कितने फोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगी जब फोर्स आप लगा रहे हो 30 डिग्री के एंगल पर टू दी हॉरिजॉन्टल। अब कई स्टूडेंट तो महारथी होते हैं, वो तो कहते हैं एग्जामिनर बेवकूफ है ना। कह रहा है 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो नालायक जब 10 न्यूटन का लगा रहा है तो 10 न्यूटन से जाएगी आगे। तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन में 10 न्यूटन होता है वो टिक करते हैं, और वो फिर वही आंसर उसका गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, ये 10 न्यूटन से नहीं जाएगी। जब भी किसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किसी एंगल पर होती है, तब उसका हॉरिजॉन्टल में कितना इफेक्ट है और वर्टिकल में कितना इफेक्ट है उस फिजिकल क्वांटिटी का, इसको मेजर करने के लिए बेटा क्या किए जाते हैं, कंपोनेंट किए जाते हैं, घटक किए जाते हैं। ध्यान से सुन लेना। ठीक है भाई, देखो मेरे को पढ़ाने पे पूरा फोकस है ना, क्योंकि चैप्टर बहुत लाजवाब है। और ये जो नर्सिंग पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब बात बहुत हो चुकी है, अब इनको चर्चा ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक लाइव आएंगे अभी थोड़ी देर बाद में ही, मैं दिनेश सर नैन सर तीनों ही लाइव आएंगे अभी। ठीक है, तब बता देंगे आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। पर्स वो जो चीजें उनका डिस्कशन अपन वहां करेंगे, यहाँ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन होगा, इसलिए कोई भी ऐसे वैसे मैसेज ना करे। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो जब 10 न्यूटन का बल 30 डिग्री के कोण पे लग रहा है तो ये 10 न्यूटन से आगे नहीं जाएगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई कंपोनेंट कब करने, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि किसी कोण पर हो, और वो एंगल चाहे आपका हॉरिजॉन्टल से बन रहा हो, क्षैतिज से बन रहा हो, चाहे वो एंगल आपका कहां से बन रहा हो, वर्टिकल से बन रहा हो, ऊर्ध्वाधर से बन रहा हो, आपको क्या कर लेने हैं बेटा, कंपोनेंट करने। अब कहोगे गुरुजी ये तो समझ में आ गया कि कंपोनेंट करने, लेकिन करे कैसे। हाँ जी, कि कंपोनेंट करने हैं, तो अब कंपोनेंट करे कैसे, तो ध्यान से सुन लेना, बहुत बेस्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिसके भी आप कंपोनेंट कर रहे हो, जैसे यहां पर मुझे किसका करना है, एफ का। किसका करना है बेटा, एफ का। तो एफ को मैं 2 चीज बना दूंगा, एफ को मैं 2 चीज बना दूंगा, ध्यान से सुन लेना। क्या बना दूंगा, एक तो मैं इसको बनाऊंगा रिजल्टेंट। भैया ये मेरी 10 साल की जो तपस्या है ना, वो तपस्या तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है, ये बुक में नहीं लिखे हुए, कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे कि ऐसे कंपोनेंट किए जाते हैं। ठीक है, पढ़ के देख लेना, चाहो किसी बुक को उठा लेना, है ना। इसलिए ध्यान से सुन लो और इस ज्ञान की कद्र करो थोड़ी सी। ठीक है, तो
एक तो उसको क्या बना देना है बेटा, रिजल्टेंट बना देना है, रिजल्टेंट बोले तो परिणामी बना देना है। क्या बना देना है, परिणामी। दूसरा इसको क्या बना देना है, हाइपोटेनस बना देना है। ठीक है, हाइपोटेनस मतलब क्या, कर्ण। क्या बोला मैंने, जिसके रेस्पेक्ट में आप कंपोनेंट कर रहे हो उसको दो चीज बना देना है, एक तो रिजल्टेंट मानो उसको, और एक हाइपोटेनस मानो, कर्ण मानो। क्लियर है सबको, ये करना है आपको। ठीक है साहब, मान लिया साहब हमने इसको। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ये 10 न्यूटन का बल आपका ऐसे लग रहा था 30 डिग्री के कोण पर। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये बना दिया बेटा ट्राइंगल, बना दिया, बन गया ट्राइंगल। अब मैंने इसमें क्या लगाना है, वेक्टर एडिशन लॉ लगाना है, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, त्रिभुज नियम लगाना है मुझे। क्या, त्रिभुज नियम। अरे सबको मिल जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, हाँ जी, तो क्या लगाना है, वेक्टर एडिशन लॉ, और उसमें भी कौन सा, ट्राइंगल लॉ। त्रिभुज नियम क्या कहता है, वेक्टर में आप पढ़ते हो कि जैसे त्रिभुज की दो भुजाएं, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम डायरेक्शन, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि समान दिशा में है, समान दिशा में है ना, ये दोनों समान दिशा में। अब कहोगे गुरुजी यहां कहां है समान दिशा, हमारे तो क्या है बेसिक कमजोर है बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं, मैं सब चीज बताऊंगा। आप कहोगे गुरुजी ये दोनों कहां हैं, सेम डायरेक्शन में, तो बेटा वेक्टर में ध्यान रखना, वेक्टर में जो है ना सेम डायरेक्शन कैसी देखी जाती है कि इसके हेड से, ये इसका हेड हो गया, ये वेक्टर का हेड होता है, ये टेल होती है। हेड से यदि दूसरे की क्या जुड़ रही है, टेल, टेल, अरे खोपड़ी से दूसरे की पूंछ जुड़ रही है, मतलब पैर भिड़ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना। और चोंच से चोंच लड़ रही है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। डेली लाइफ में भी ऐसे ही होता है। ठीक है महाराज, आपके आगे कोई आदमी सो रहा है तो उसके पैर तुम्हारी खोपड़ी पे टच हो रहे हैं ना, उसकी टैल जो है तुम्हारे हेड पे है ना बेटा, तो सेम डायरेक्शन में ही तो होते हो तुम। और जब तुम्हारी चोंच से चोंच लड़ती है तो अपोजिट ही तो होते हो, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, मतलब हेड से हेड मिले और टेल से टेल मिले, मुंह से मुंह मिले और पैर से पैर मिले, तो महाराज किस में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आ गई बात समझ में, आ गई। चलिए तो यहां पर देखो बेटा, ये हेड से टेल मिला है तो इसलिए ये सेम डायरेक्शन में है। कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर ऐसे होती है सेम डायरेक्शन, तो है ना, तो वेक्टर में ऐसे नहीं देखते। क्लियर है, हाँ सर आ गया समझ में, आएगा क्यों नहीं, खूब अच्छे से आएगा, तुम पढ़ो तो सही। हाँ तुम्हें सिखाऊंगा अच्छी वाली फिजिक्स। ठीक है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो त्रिभुज नियम ये कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, उसको यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हो, ये लो साहब, ये थर्ड साइड हो गई, ये थर्ड साइड हो गई, इसको किधर जोड़ा मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में जोड़ा। तो विपरीत दिशा में जोड़ने पर ये किसको दिखाती है, रिजल्टेंट को दिखाती है। किसको दिखाती है, रिजल्टेंट को दिखाती है। ये लो महाराज, ये पढ़ा दिया मैंने वेक्टर में, ट्राइंगल लॉ, त्रिभुज नियम। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो साहब, चलिए तो यहां पर ये जो रिजल्टेंट है ये इन दोनों के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो अब जरा अपने टॉपिक पर दोबारा यहां आइए। मैंने बोला एफ को क्या बनाना है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बनाना है। तो महाराज ये जो ट्राइंगल बना है ना, ट्राइंगल, इसमें क्या दोनों भुजाओं की दिशा ऐसे लगेगी, क्या लग जाएगी क्या। मैंने एफ को रिजल्टेंट माना है, परिणामी माना है, परिणामी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इन दोनों की डायरेक्शन लगा दी क्या मैंने, ऐसे कैसे लग गई साहब, क्योंकि ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने मान लो डायरेक्शन लगनी थी इधर, आपने लगा दिया इधर, तो फोर्स गलत डायरेक्शन में लग गया, बल तुम्हारा गलत जगह लग जाएगा, तो गलती तो है ही महाराज, फिर तो नुकसान करना ही होगा ना, आपको नुकसान होगा ही होगा आप लोगों का। तो भैया बल को सही दिशा में लगाना है, बल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आ रही है बात। और बल की डायरेक्शन तो जो है ना वो इस ट्राइंगल लॉ से ही पता चलेगी। क्लियर है सर, यू आर हैंडसम, अच्छा
बहुत बढ़िया। अब तूने जब इतना बोला ही है, इतना ही तुझे मैं हैंडसम लग रहा हूं, तो देख ले कोई जुगाड़ पानी मेरे लिए भी, भाई क्यों परेशान हो रहा है। हाँ चलो, बिल्कुल डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो बेटा बल को सही डायरेक्शन में लगाना जरूरी है, और डायरेक्शन में सही तभी लगेगा कंपोनेंट करते हुए जब आप इसको रिजल्टेंट मानोगे। रिजल्टेंट मानोगे तो ट्राइंगल लॉ लगा करके डायरेक्शन सही लगेगी। अरे नहीं तो तुम ऊपर लग रहा था बल, तुम लगागे नीचे, नुकसान हो जाएगा महाराज, है ना। तो इसलिए इस ट्राइंगल लॉ का ध्यान रखना। तो पहला तो ये हो गया साहब, रिजल्टेंट मैंने इसलिए माना था ताकि ये डायरेक्शन सही लगे। अब देखिए, अब मुझे ये बल का ऊर्ध्वाधर घटक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये वाला जो है नीचे वाला बेस वाला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब देखो जरा यहां पर थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे पता वैसे भी कुछ नहीं आता तुम्हें, ठीक है, कहीं को। तो ध्यान से सुनिएगा, कंपोनेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में काम में आएगा। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। क्या होता है बेटा? लंब, परपेंडिकुलर होता है। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पी अपॉन एच ही तो होता है, और हिंदी वाले पढ़ते हैं एल अपॉन के, है ना, लाल बटे कक्का। पढ़ के आए हो ना तुम तो, लाल बटे कक्का, ठीक है। इसी से तो निकालते हो साइन टेन और कॉस सारी चीजें, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता है। तो जरा देखो साइन थीटा बराबर पी कितना हो गया? पी तो अपन को निकालना है, और एच कितना है? एफ। एफ है ना, एफ हाइपोटेनस यही तो है, कर्ण यही तो है। तो P बराबर कितना आ जाएगा? एफ साइन थीटा। कितना आ जाएगा? एफ साइन थीटा। यानी कि ये परपेंडिकुलर जो है ये कितना आएगा? एफ साइन थीटा, यानी कि 10 साइन 30, ठीक है। यानी कितना आएगा? 5 न्यूटन। कितना आएगा? 5 न्यूटन, ठीक है। तो कोई बोले इस वस्तु पर कितना वर्टिकल फोर्स लगेगा, कितना ऊर्ध्वाधर बल लगेगा, तो आप कहोगे 5 न्यूटन लगेगा। क्लियर है? क्लियर है। और अगर कोई पूछे कि ये वस्तु कितने बल से क्षैतिज में जाएगी, हॉरिजॉन्टल में जाएगी, तो आप कहोगे महाराज उसके लिए आपको ये वाला निकालना पड़ेगा, और ये वाला निकालने के लिए आप लगाओ कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच, हाँ जी, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण, दोनों मीडियम के हिसाब से बता रहा हूं, है ना, यही तो होता है। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा? बेस बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण इंटू कॉस थीटा, और कर्ण कितना है? एफ। हाइपोटेनस कितना है? एफ। तो एफ कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा महारथियो? एफ कॉस थीटा आएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि टेन कॉस 30 आएगा। यानी ये वस्तु कितने बल से जाएगी? 10 और कॉस 30 होता है √3/2, यानी कि 5√3 न्यूटन से। अगर यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 30 डिग्री के कोण पर लगाया जाता, वस्तु कितने बल से आगे जाएगी, तो आपका आंसर फिर 5√3 होगा, 5√3 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या एक बार जिनको समझ में आ गई कि कंपोनेंट कब करने हैं, क्यों करने हैं, कैसे करने हैं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एक बार बता दो कि सर ये सब कुछ जमेला हमारा क्लियर है, आगे बढ़ो। जब तक मैं तुम्हारे कमेंट देख लेता हूं कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बता दो। हाँ सर, लाल बटे कक्का, ओके भाई। सबको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ रे मेरे लालो, और मेरे पीलो, और मेरे हरे और नीलो, बताओ 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 बताओ। क्लियर है क्या? अरे आगे बढ़ जाए क्या? कंपोनेंट करना सीख गए क्या? आप तो नहीं भूलोगे ना। इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? एक तो रिजल्टेंट बनाना, एक हाइपोटेनस बनाना है, ठीक है। डायरेक्शन उससे सही लग जाएगी ट्राइंगल लॉ लगा करके, और फिर सीधा सीधा आपको ये साइन थीटा और कॉस थीटा लगा के। अब कई महारथी क्या करते हैं, रटवा देते हैं बच्चों को, 30 डिग्री है ये वाला कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा, है ना। लेकिन कई बार ट्राइंगल ऐसा बन जाता है कि यूं ही पता नहीं चलता कि कौन सा तो बेस है, कौन सा जो है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, कौन सा परपेंडिकुलर है। तो फिर फंस जाता है बच्चा, फिर उल्टे सीधे जो है किसी को साइन मान लेता, किसी को कॉस मान लेता और गलती कर जाता है।
रटना नहीं है बेटा, ये बेसिक मेथड है, इसको सीखना है कि कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सब आ गया सर समझ में? बिल्कुल 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 भैया, जो टाइम से जुड़ेगा उसको तो सब समझ में आएगा, और जो लेट जुड़ेंगे, बाबा जी का प्रसाद लेने आते हैं 2-5 मिनट का, तो प्रसाद के रूप में चन्ना मत लेकर के ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए पूरा प्रसाद ही का जो है ग्रहण करना है, तो टाइम से जुड़ो। ये वो फिजिक्स नहीं चल रही कि तुम कभी भी आके मन में आके देखने लग जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगी, फिर तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, क्लास छोड़ी, व्हाट्सएप वाले को रिप्लाई करने गए, है ना, या इंस्टा पे रिप्लाई करने गए, है ना, कि आ गया बेबी बाबू सोना, वो धनिया पुदीना तुम्हारा सारा, और वो धनिया पुदीना के साथ में लग जाओगे तो तुम्हारी तो चटनी बनेगी फिर, है ना। तो इसलिए फोकस से पढ़ना बेटा, ये 11वीं की फिजिक्स जो है बड़ी टफ होती है ना। और इसको अगर आप ध्यान, मैं कह रहा हूं डेली रेगुलर जुड़ के ध्यान से पढ़ोगे ना, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ये मैकेनिक्स है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। अब आ जाओ दोबारा से अपने टॉपिक पे, अब आ जाते हैं अपन दोबारा से अपने टॉपिक पे कि साहब ये चल रहा था अपना ये वाला इंक्लाइंड प्लेन पर। तो देखो भाई, देखो मुझे यहां पर अब वेट फोर्स mg के कंपोनेंट करने हैं, तो इस mg को क्या बनाऊंगा मैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कर्ण बना दिया, ये ट्राइंगल लॉ लग गया बेटा, दिशा लग गई क्या? देखना ट्राइंगल लॉ के हिसाब से दोनों सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट बना लिया mg को, हाइपोटेनस बना लिया, बन गया साहब। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। क्या आ जाएगा बेटा? mg sin थीटा। अभी बनाया ना अपन ने, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर वाला, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, तो ये क्या हो गया? अपना आधार हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा बेटा mg cos थीटा। आ गया क्या? आ गया क्या? ये mg sin थीटा और ये mg cos थीटा। महारथियों तो अब जरा देखना, r के अपोजिट डायरेक्शन में कौन आया? mg cos थीटा आया। इसलिए तो मैंने कहा था कि r और mg एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि यहां पर r के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है mg cos थीटा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट फोर्स आ रहा है। तो ध्यान रखना, कई बुकों में, लोकल बुकों में भी लिखा होता है आर और एमजी एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। आर का एमजी से कोई लेना देना नहीं है, आर का लेना देना प्लेन से होता है। समझ में आ गई बात? सर 30 डिग्री वाला दोबारा बता दो ना, समझ नहीं आया। सिमरन तू बेबी में ध्यान दे रही है बेटा, 2 महीने की बेबी को तो छोड़, क्लास में ध्यान दे। ठीक है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, चलो 30 डिग्री वाला दोबारा बताता हूं। देखो देखो बेटा, 30 डिग्री वाली बात ये थी कि मैंने 10 न्यूटन का बल जो है किसी एंगल 30 डिग्री पर लगाया, 30 डिग्री के एंगल पे लगाया 10 न्यूटन का बल। ठीक है, तो ये वस्तु कितने बल से आगे जाएगी, कितनी फोर्स से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ठीक है, उसकी चर्चा अपन कर रहे थे। तो ये 10 न्यूटन से नहीं जाएगी बेटा। ठीक है, कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी एंगल पर हो तो आपको क्या करना होता है? कंपोनेंट करने होते हैं, घटक करने होते हैं। घटक कैसे किए जाते हैं? जिसके आप घटक कर रहे हो, जिसके आप घटक कर रहे हो उसको क्या बना देना है? एक तो रिजल्टेंट बना देना है, एक हाइपोटेनस यानी कि परिणामी और कर्ण बना देना है। ठीक है, परिणामी कर्ण बनाने के बाद में आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? आप ये करोगे कि साहब ट्राइंगल लॉ लगाओगे। ये रहा ट्राइंगल लॉ। वेक्टर जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको ट्राइंगल लॉ आता होगा। ये रहा ट्राइंगल लॉ आपका। ठीक है, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान दिशा में है, 2 साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, थर्ड साइड ऑफ जो ट्राइंगल होगी, उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ो। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके? किसके? दोनों वेक्टर के। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब इसको मैंने रिजल्टेंट बना दिया तो बेटा बाकी त्रिभुज की 2 भुजाओं की दिशा ऐसे ही तो आएगी। अरे ऐसे आएगी ना बेटा, आएगी। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे तो क्या डायरेक्शन सही लगेगी, है ना। क्लियर है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये डायरेक्शन सही लग जाएगी ट्राइंगल लॉ से। उसके बाद तो क्या है?
उसके बाद आपको एक तो ये निकालना है, ये क्या बनेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, कोण के सामने, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब होता है। तो ये लंब हो गया, तो लंब निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने क्या लगा दिया, साइन थीटा लगा दिया, क्योंकि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, P अपॉन H होता है, या लंबटे कर्ण, हिंदी मीडियम में लंबटे कर्ण कहेंगे इसको। तो लंब कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा, कैसे, P अपॉन F, हाइपोटेनस कितना है F, तो F साइन थीटा, तो P बराबर F साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा, दूसरा क्या निकालना है मुझे, आधार निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, cos थीटा लगाना पड़ेगा, लगा दिया cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस बराबर कितना आएगा, h cos थीटा, h कितना है, f है, हाइपोटेनस क्या है आपका f, तो ये क्या आ जाएगा आपका f cos थीटा और ये f sin थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि कितने बल से कितना क्षैतिज बल लगेगा, है ना, तो कितना लगेगा, f cos थीटा लगेगा, तो f की वैल्यू 10 थी, cos 30, तो 10 अंडर रूट 3/2 यानी 5 अंडर रूट 3 न्यूटन से ये आगे जाएगी, यानी इस पर आगे की तरफ कितना बल लगेगा, 5 अंडर रूट 3 लगेगा। और अगर ऊर्ध्वाधर बल की बात करेंगे, वर्टिकल फोर्स की बात करेंगे, तो वर्टिकल फोर्स कितना लगेगा बेटा, 5 न्यूटन का लगेगा, कितना लगेगा, 5 न्यूटन का। आ गया क्या भाई, क्लियर है क्या, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर है अब सबका, आगे बढ़ जाए क्या, हाँ जी, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज में बोलना पड़ेगा, आ गया समझ में, क्लियर है सबको, चलो बेटा जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो, तो अपन पढ़ रहे थे कि भैया ये जो एम मास की बॉडी होगी ना, ये किस त्वरण से नीचे जाएगी, इधर देखो, किस एसिलेशन से ये नीचे जाएगी, ये एसिलरेशन आपसे पूछा गया है। तो अब इस डायग्राम में जब हमने mg के कंपोनेंट किए, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो mg sin थीटा है ना, ये लग रहा है इधर नीचे की तरफ। कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये mg sin थीटा तो यहां लग रहा है, आप यहां कैसे बता रहे हो, हाँ जी, तो महाराज मैंने ये कंपोनेंट यहां किए हैं, बाकी ऑल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, सभी भार बल कहां माने जाते हैं, द्रव्यमान केंद्र पर माने जाते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान केंद्र इसका कहां होगा, यहां पर। तो ये mg sin थीटा यहां नहीं लग रहा, मेरे लाल पीले हरे नीलो, ये mg sin थीटा यहां लग रहा है, इस सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। तो ये mg sin थीटा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अरे राहुल बेटा, तू सीईटी की तैयारी कर रहा, तेरे सीईटी में नहीं है ये सब चीजें, क्यों परेशान हो रहा है। हाँ ये बेटा, ये आईआईटी, ये नीट वालों को, एम्स वालों को पढ़ाने दो इन चीजों को ना। हाँ जी, क्लियर है। तो ये mg sin थीटा किधर लगेगा बेटा, इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, देखो किधर आ रही है, इधर आ रही है ना, आ रही है ना। ये mg sin थीटा किधर लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, और इस mg sin थीटा के कारण नीचे जाएगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में कि एक m द्रव्यमान की बॉडी किसी चिकनी सतह पर, चिकनी चमेली यानी कि स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है, स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है, तो किस त्वरण से वो नीचे जाएगी, किस एसिलेशन से नीचे जाएगी, तो वो एसिलेशन तो अपन निकालेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछे किस बल से जाएगी, किस बल से जाएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा mg sin थीटा। क्या होना चाहिए, mg sin थीटा होना चाहिए आपका आंसर। और अगर लैंग्वेज में लिखा है तो आपका आंसर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट फोर्स। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट फोर्स, यानी भार बल के क्षैतिज घटक के कारण नीचे जाएगी, इस बल से नीचे जाएगी। समझ में आ गई बात, अरे आई के नहीं आई, आई ना, चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। और यहां पर देखो, इस नॉर्मल रिएक्शन को संतुलित कौन करेगा, mg cos थीटा, क्योंकि r के अपोजिट डायरेक्शन में कौन लग रहा है, mg cos थीटा। क्लियर है, आ गई बात समझ में। अब यदि मुझे ये एसिलरेशन निकालना है, अगर मुझे ये एसिलरेशन निकालना है, तो क्या करूं मैं, क्या करूं बेटा, मैंने क्या बोला, ये mg sin थीटा नीचे लगेगा, इसके एफबीडी बना देता हूं, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, कल सिखाया था तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, एक ही स्लाइड पे नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा। फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, एफबीडी बना दे बेटा। तो देखो एफबीडी फॉर एम, अगर एम की आप एफबीडी बनाओगे, तो हम क्या देख रहे हैं
mg sin थीटा किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ऊपर कौन सा बल लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। नीचे कौन सा लग रहा है, आर के अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है। और कोई बल लग रहा है, नहीं लग रहा। जा किधर रही है बेटा, नीचे की ओर जा रही है। किधर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। mg sin थीटा की तरफ ही तो जा रही है, यही तो देखा है अपन ने। देखो देखो देखो, अरे देखो रे देखो, ये mg sin थीटा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, mg cos थीटा नीचे की तरफ, जा इधर ही रही है। तो यही तो मैंने बनाया है, ये बन गई एफबीडी, ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख बन गया। ओके चलिए ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये mg sin थीटा जो है, ये mg sin थीटा जो है, ये ही परिणामी बल प्रदान करेगा। क्योंकि इस mg sin थीटा के कारण ही ये बॉडी नीचे जाएगी, ये बॉडी नीचे जाएगी। तो ये mg sin थीटा क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स देगा, परिणामी बल देगा। परिणामी बल कितना होगा, ma होगा। m से m गया तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, g sin थीटा। कितना आ जाएगा मारतियो, g sin थीटा। तो अगर क्वेश्चन आपके सामने हो, क्वेश्चन आपके सामने हो कि m मास की बॉडी किसी स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है और नीचे की तरफ स्लिप कर रही है, स्लिप कर रही है, तो वो कितने त्वरण से जाएगी, कितने एसिलेशन से जाएगी। तो आप बोलोगे बेटा किससे जाएगी, जी साइन थीटा से जाएगी। किससे जाएगी जी बेटा, जी साइन थीटा से। क्लियर, समझ में आया। तो जी साइन थीटा से वो नीचे जाएगी। अगर न्यूमेरिकल बनता है, अगर न्यूमेरिकल इस पर, और आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में देखोगे, आए हुए हैं, अगर न्यूमेरिकल बने तो आपको किसकी वैल्यू देगा, वो थीटा की वैल्यू देगा। कैसे देगा, कैसे देगा, न्यूमेरिकल कैसे होगा वो भी बता देता हूं कि साहब इस तरीके से आपको ये 30 डिग्री दे देगा, ये 30 डिग्री दे देगा, ये एम मास की बॉडी दे देगा और कहेगा ए त्वरण से ये नीचे जा रहा है। तो बताओ त्वरण का मान क्या होगा। अब जिसको ये नहीं आता होगा वो क्या करेगा, यार कौन ही दिया, एंगल ही दिया, क्या करूं। तो बेटा सीधा ए बराबर जी साइन थीटा, यानी कि जी साइन 30। जी की वैल्यू कितनी बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना, किसी मिल जाएगा ये आपको, है ना। जी की वैल्यू बेटा आपकी एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेनी है। तो ये वैल्यू रखी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलरेशन से जाएगी। क्वेश्चन देख लेना, सेम कई एग्जामों में आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आया, अजी मजा आया ना, समझ में आया। ठीक है, तो पहला पैटर्न ये था हमारा जो आज हमने पढ़ा। वो क्या पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर हो तो वो कितने त्वरण से नीचे जाएगी। एक बार सभी स्टूडेंट मुझे बता देंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं, कि मेरे नालायको धतूरो ये रामकथा समझ में आई या नहीं आई। और मैं एक चीज और कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, एक बार क्लास होने के बाद में आप कॉपी क्या, कोई बुक जो आपके पास रखी हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। कल से जो मैं क्लास में पढ़ाया जा रहा हूं उसका एक एक क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है। समझ में आ गई बात, तो इसलिए देख लेना। और कितने आसानी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट एक बार बना लो, कंसेप्ट बनाने के बाद क्वेश्चन कुछ भी हो। और पीवाईक्यू जब मैं आपको कराऊंगा, जैसा कि आपको पता होगा, कल से आपकी नीट की पीवाईक्यू चालू हो रही है, उसका स्ट्रीमिंग लगा चुका हूं। यूनिट और डायमेंशन वाला जो चैप्टर शुरू से चालू होंगे, पहले 11वीं का पूरा सिलेबस करेंगे, उसकी पीवाईक्यू करेंगे, फिर 12वीं की करेंगे, 12th की करेंगे। तो 11th का एक चैप्टर, सबसे पहला यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर, सभी स्टूडेंट जो जीएस प्लेनेट ऐप से जुड़े हुए हैं वो सारे स्टूडेंट यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ करके रखें। कल मैं नीट में आए हुए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके कराने वाला हूं, है ना। फिर हम यूनिट डायमेंशन का 2 दिन में करेंगे, जब तक 2 दिन में आप थ्योरी पढ़ करके क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अगला वेक्टर का करेंगे, तो वेक्टर से पहले आप थ्योरी पढ़ लेना, फिर मैं उसके पीवाईक्यू कराऊंगा। जो प्रोसीजर हमेशा जीएस प्लेनेट का रहा है उसी तरीके से अपन चैप्टर भी प्रिपेयर करते चलेंगे और साथ में पीवाईक्यू भी करते चलेंगे।
सर ये बॉडी वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ही नीचे की तरफ मूव करेगी ना। बेटा ये नीचे की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट mg cos थीटा से मूव तो कर जाती, लेकिन ये तो तल पे है ना बेटा, है ना। बेटा तू किसी तल पे बैठा है और तेरे नीचे भार बल लग रहा है, तो वो भार बल क्या तल से नीचे निकाल रहा है क्या तेरे को? समझ रहा है ना तू मेरी भावनाओं को? समझ, mg cos थीटा नीचे लगेगा। आप जैसे किसी बेंच पर बैठे हुए हो, ये बैठ गए आप, ये आप रहे, ये बैठ गए, अब भार बल आपका mg नीचे लग रहा है ना। तो ऐसे थोड़ी है कि आप बेंच में घुस जाते हो अंदर क्यों? नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ना उतनी ऊपर, जितना वेट फोर्स लग रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, और दोनों परिमाण में बराबर है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो तू बैठा रहेगा। ऐसे थोड़ी नीचे धस जाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगती है तो आदमी हवा में उड़ जाता है, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। ये दोनों संतुलित होते हैं। तो mg cos थीटा को संतुलित कौन कर देता है? ये r कर देता है। इसलिए ये ना ये बॉडी ऊपर जाएगी और ना ये अंदर तल में घुसेगी प्लेन में। समझ में आ गई बात? जी क्या कह रहा है ये? आपने लैब के लिए जो पढ़ाया है उसके बाद तो आपका फैन हूं मैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। जी की वैल्यू नहीं पता थी? ले बेटा ध्यान से सुन, जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एमकेएस में, एमकेएस यूनिट स्टैंडर्ड में। 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एफपीएस में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज है। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको 100 से गुणा कर दो बेटा, ये आ जाएगा 981 या 980 लिख सकते हो। और तीसरी वैल्यू जो किसी को पता नहीं होगी वो ध्यान रखना, जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। कितनी होती है? 32 होती है। वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू का ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये आज का अपना जो टॉपिक था ये वाला, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन करते रहेंगे आगे भी। और आज की क्लास आपकी यही थी, क्योंकि आपकी इसके बाद फिर 10:30 केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है। तो अब ज्यादा क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे, बाकी की कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।